मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बात हम लोग करते हैं पिछली क्लास की। तो हम लोग जब देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या देखा, तो उसमें ये देखते हैं कि हम लोगों ने पहले कांग्रेस के कुछ अधिवेशन, उसके बाद हम लोग उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, उसमें ये देखते हैं कि संवैधानिक तरीके से अपने लिए अधिकारों की मांग करना, जिसका शुरुआत जो है वो तिलक के द्वारा होती है और बाद में उसी उग्रवादी विचारधारा के कारण भारत में चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा क्रांतिकारी मूवमेंट की शुरुआत, जिसके प्रमुख व्यक्ति विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने इसमें काफी योगदान भी दिया। बाद में इन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक भी लिखी। पुस्तक लिखने के पश्चात उसका प्रकाशन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो हो, परिणाम स्वरूप पुस्तक का किसी तरीके से हॉलैंड से प्रकाशन हो पाया। प्रकाशन के बाद उसमें ये देखा गया कि वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ठीक है, फिर घटनाएं ऐसी चलती रही, उसमें और भी चीजें आई, कई केस आए। ठीक है, तो उसी में हम लोग अगला एक टॉपिक देखते हैं, नासिक षड्यंत्र केस। इसमें वी.डी. सावरकर को इस नासिक षड्यंत्र केस में वी.डी. सावरकर को गिरफ्तार भी हुए, बाद में बरी कर दिया गया, लेकिन इसमें इनको आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। बाद में ये किसी तरीके से बरी हो गए। ठीक है, ये 1909 में हुआ। नासिक षड्यंत्र केस 1909 दिसंबर में हुआ था। इसमें जिला मजिस्ट्रेट जो थे जैक्सन, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन, इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इनके द्वारा जो वी.डी. सावरकर के द्वारा गठित एक क्रांतिकारी संगठन था, उसके सदस्यों के द्वारा इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। बंदूक सप्लाई किसने किया? वी.डी. सावरकर ने। यहां तक कि वी.पी. बापट को वी.डी. सावरकर ने पेरिस भेजा था ताकि वो बम बनाने की कला सीख ले। बाद में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, बम मैनुअल। ठीक है, बापट, और उसमें बम कैसे बनता है, क्या क्या चीज पड़ती है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज थी इन्होंने। कहते हैं जब इनकी हत्या हो गई तो इसमें नाम आया करवे गुट का। करवे गुट का, ठीक। और इस करवे गुट के हेड थे, यानी चीफ थे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ठीक, इन्हीं के द्वारा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा इसकी हत्या की है। ठीक, करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की जाती है। अब समस्या ये थी, जिला मजिस्ट्रेट की हत्या हुई है, इससे पहले रैंड और अरेस्ट की हत्या हुई थी। परिणाम क्या निकला कि दोनों चापेकर बंधु फांसी पर लटकाए गए। व्यायामशाला के सदस्यों ने चापेकर बंधुओं जो गुप्त सूचना दी, उसके कारण द्राविड़ बंधुओं की हत्या कर दी गई। और जब द्राविड़ बंधुओं की हत्या कर दी गई तो सरकार ने व्यायामशाला के सभी सदस्यों को पकड़ करके फांसी की सजा दे दी थी, या जो बच पाए वो बच गए। ठीक है, ये सारी चीज हुई थी। तो यहां पर भी क्या होगा कि जैसे ये चीजें होंगी, करवे गुट के सभी सदस्य क्या होंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, कर लिए जाएंगे। और इस गिरफ्तारी में वी.डी. सावरकर भी गिरफ्तार हुए। ठीक, बाद में वी.डी. सावरकर को
इस घटना में बरी कर दिया गया। ठीक, इस गिरफ्तारी में जो प्रमुख सदस्य थे वो कृष्ण जी, नाम देखते रहना, कृष्ण जी, विनायक देशपांडे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी, विनायक देशपांडे, इन तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई। यानी अंग्रेजों ने किसी घटना के पश्चात उस घटना को करने वाले भारतीयों को मौत की ही सजा दी, आजीवन कारावास दिया, ताकि दूसरे भारतीय जो दूसरी किसी ऐसी घटना के विषय में सोच भी रहे हो उनका मनोबल टूट जाए और दूसरी कोई भी घटना ऐसी ना होने पाए, ये एक उद्देश्य था उनका। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो आंदोलन है वो यही समाप्त होता है। अब हम लोग बंगाल के क्रांतिकारी संगठन की बात करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र का जो बात का हुआ वो हम लोग दूसरे चरण में देख लेंगे, क्लास में हो जाएगी। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, जब बंगाल की हम लोग बात करते हैं तो ये देखते क्या है, देखिए बंगाल की जब बात आती है तो सबसे पहले बंगाल पर ही अंग्रेजों ने अधिकार किया। ठीक, सबसे पहले अधिकार बंगाल पर ही। अब अगर अधिकार बंगाल पर सबसे पहले होता है तो आर्थिक शोषण भी तो सबसे पहले बंगाल का ही होगा। भाई सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया तो आर्थिक शोषण भी सबसे पहले बंगाल में ही स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए सबसे पहले आर्थिक शोषण भी बंगाल का स्टार्ट हुआ तो अकाल की जो स्थिति होगी वो भी सबसे पहले बंगाल में ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आएंगी। अब अगर ये व्यवस्था अंग्रेजों की देन है तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम भी भारतीयों के लिए उल्टा ही होगा। ठीक है, जैसे अब जब अंग्रेजों ने भारत में एक व्यवस्था देने प्रारंभ की तो जो भी चीजें होंगी वो सर्वप्रथम बंगाल में ही होंगी। जैसे उच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायिक प्रणाली, शैक्षिक प्रणाली, जो भी चीजें थी वो सबसे पहले कलकत्ता के ही आसपास या बंगाल में हुई। तो अगर सब कुछ बंगाल में ही पहले होगा तो मध्यम वर्ग का उदय भी तो सबसे पहले बंगाल में ही होगा। वह मध्यम वर्ग जिस मध्यम वर्ग ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसका उदय भी बंगाल में ही होगा। तो अगर मध्यम वर्ग का उदय बंगाल में पहले होता है तो क्या इस मध्यम वर्ग में क्रांतिकारी लोग बाहर निकल कर नहीं आएंगे? क्रांतिकारी मूवमेंट सबसे पहले बंगाल में नहीं होगा? ये चीजें भी तो होंगी। लेकिन समस्या क्या थी कि मराठों में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बंगालियों की अपेक्षा ज्यादा होती है। यह हम लोगों ने पूर्व के संपूर्ण इतिहास में देख लिया है। जैसे मुगल काल में बंगाल में कोई विशेष विद्रोह नहीं हुए हैं। ठीक है, यहां कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन इसी मुगल काल में मराठवाड़ा में जब नियंत्रण की बात आती है तो मराठों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक, यहां तक कि इस मराठवाड़ा में शिवाजी जैसे
स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति की भी उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होते हैं। और ऐसे व्यक्ति ने मराठों में एक नव जागृति का संचार किया। ठीक, परिणाम क्या हुआ? इसकी वजह से औरंगजेब के ही टाइम में मराठे लगभग पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में रहते थे। उनको किसी भी चीज का भय नहीं होता था। वो मुगल सेना का भी विरोध कर रहे थे, अन्य जो भी चीजें होती थी उसका भी विरोध कर रहे थे। ठीक है, ये चीज आ रही थी। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो बंगाल के लोग थे वो आराम पसंद निकले। कारण क्या था? बंगाल की जो जलवायु है वो ही इतनी अच्छी है कि बंगाल जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वहां से वापस नहीं आता है। बंगाल में जलवायु आलसी टाइप में है, बहुत ज्यादा लोग मेहनत कश हैं। वहां सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा थी मुगल काल में, उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, थोड़े से कार्य में अधिक परिश्रम मिलना, ये चीजें थी। यानी जीवन जीना बंगाल में जितना कठिन था, जितना सरल था, महाराष्ट्र में उतना ही कठिन। तो जब जीवन जीना सब सरल और कठिन हो जाए दो स्थानों पर, तो प्रतिरोध करने की क्षमता भी व्यक्ति में उसी के अनुसार निर्भर करती है। बंगाल में जीवन जीना आसान है। क्यों? क्योंकि बंगाल की भूमि उत्पादक है। बंगाल में जलवायु हमेशा सामान्य रहती है। बंगाल में उद्योग धंधे हमेशा समृद्ध रहे। ठीक, बंगाल में व्यापार हमेशा अच्छा रहा। ये सारी चीजें बंगाल में। अब वहीं पर जब हम मराठवाड़ा की बात करते हैं तो मराठवाड़ा में जीवन जीना कठिन है। भूमि उत्पादक नहीं है, अनुत्पादक है। थोड़ी भूमि को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र ही मिलता है। ठीक है, पानी का अभाव भी है। जलवायु बहुत अच्छी नहीं है। उद्योग धंधे ये मराठे उस समय बहुत अच्छे नहीं थे। व्यापार ये भी किसी मार्ग पर नहीं पड़ता, बहुत अच्छा नहीं था। तो जब चीजें बहुत अच्छी नहीं है व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पर लोगों को जीवन बहुत कठिनाई में जीना पड़ेगा। बंगाल में जीवन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो एक जगह जीवन जीना आसान है, एक जगह जीवन जीना कठिन है। तो जहां जीवन जीना आसान होगा उन लोगों में किसी भी घटना से प्रतिरोध करने की क्षमता कम होगी, और जहां जीवन जीना कठिन होगा वहां के लोगों में प्रतिरोध क्षमता ज्यादा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये चीजें आई। लेकिन व्यवस्था के साथ साथ बंगाल में चूंकि चीजें हुई थी, बाद में वहां जीवन जीना बहुत कठिन हो गया। व्यापार इत्यादि सब अंग्रेजों के अनुकूल हो गए थे। अकाल भी बहुत पड़े। लोगों के पास जो पहले पूंजी इकट्ठा होती थी, अब वो पूंजी इकट्ठा नहीं होती थी, बल्कि वह सारी पूंजी नष्ट हो गई, या अंग्रेजों ने वो सारी पूंजी किसी न किसी रूप में छीन ली थी। ये सारी चीजें आई। तो बंगाल में भी जागृति का संचार मराठों के साथ साथ हुआ, आंदोलन भी लगभग साथ साथ हुए। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे। भद्रलोक समाज, भद्रलोक समाज, ठीक, या इसी को समिति भी कहते हैं, या भद्रलोक समिति। इसके विषय में यह कहा जाता था कि यह पहली क्रांतिकारी संगठन था, पहला क्रांतिकारी संगठन। इसके सदस्यों का उद्देश्य था क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को बाहर भगाया जाए। ठीक, पहला क्रांतिकारी
संगठन ऐसा कहा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इसका कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। तो अगर किसी संगठन के विषय जानकारी तो हो, लेकिन उस संगठन का कोई डाटा उपलब्ध ना हो, उसके कोई सोर्स ना हो, वो प्रमाणिक ना हो, या उसको हम प्रमाणिक प्रूफ ना कर पाए, तो फिर उस संगठन के औचित्य का कोई महत्व नहीं रहता। वो संगठन हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इतिहास सिर्फ उस बात पर फोकस करता है जिसके कोई ना कोई सोर्स उपलब्ध हो, वो सोर्स उस घटना को सत्य प्रमाणित करते हो। यहाँ पर इसका कोई डाटा नहीं है, इसलिए इस संगठन की स्थापना हुई थी या नहीं हुई थी, इसे हम सही सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इतिहास से नहीं। ठीक, अब आते हैं अनुशीलन समिति। उन्नीस सौ सात, कुछ जगहों पे 1904 भी मिलता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए अनुशीलन समिति 1902-3 में व्यायामशाला का गठन हुआ। ये वही व्यायामशाला थी जैसी महाराष्ट्र में गठित की गई थी, कुछ युवाओं के द्वारा सुबह शाम व्यायाम करने के उद्देश्य से, ताकि उसमें सभी मित्र हों, तो राष्ट्र हित की भी बात सोची जा सके, कुछ विचार विमर्श भी हो सके राष्ट्र के उस पे। ठीक है, 2-3 में यही व्यायामशाला आगे चलकर अनुशीलन समिति बन गई। ठीक, अब इसके जो सदस्य थे उनमें प्रमथनाथ मित्र, पी मित्रा, ठीक, ये अध्यक्ष थे। सी आर दास, चित्तरंजन दास, ठीक, चित्तरंजन दास उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये दो लोग संस्थापक हो गए। अब इन दोनों लोगों ने अनुशीलन समिति के लिए कुछ तो कार्य करेंगे, राष्ट्र के लिए बात है। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इसके क्यों ना शाखाओं का विस्तार किया जाए। ठीक, और इस शाखाओं के विस्तार में इन्होंने ये कहा कि संपूर्ण बंगाल में अनुशीलन समिति की शाखाएं होंगी, और इन्हीं दोनों के कार्यकाल में अनुशीलन समिति की संपूर्ण बंगाल में लगभग 500 शाखाएं हो गई। यानी संपूर्ण बंगाल में लगभग अनुशीलन की समिति की शाखाएं रही होंगी। तो अगर संपूर्ण बंगाल में अनुशीलन समिति की शाखाएं थी, तो सदस्य भी तो रहे होंगे अच्छी खासी संख्या में। अब अगर सदस्य भी ज्यादा हैं, तो फिर घटनाएं भी तो आएंगी ही आएंगी। इस अनुशीलन समिति ने एक सिद्धांत दिया, एक नारा दिया। नारा क्या दिया, खून के बदले खून। यानी अगर किसी अंग्रेज अधिकारी ने किसी एक भारतीय व्यक्ति को मृत्युदंड दिया, तो फिर एक के बदले एक अंग्रेज की मौत की जाएगी। यानी अंग्रेजों में भय किसी तरीके से व्याप्त किया जाए। ठीक, अब देखिए व्यायामशाला जो था, इसके सदस्य, ठीक, पीपीएस 3 उड़ाते हैं,
प्रमथ मित्र, मित्रा, पुलिंदास और सतीश चंद्र बसु पीपीएस व्यायामशाला। यानी इसमें भी जो भी पद सदस्य हैं, सभी सदस्य क्रांतिकारी हैं, सभी सदस्य राष्ट्रहित में जान देने के लिए तत्पर हैं। ये राष्ट्र के लिए अपने जीवन का प्रवाह नहीं करते। अगर राष्ट्र को आवश्यकता है इनके जीवन की, तो इनमें आत्म बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ये अपने जीवन को आत्म बलिदान के लिए कभी भी तत्पर हैं। ठीक है, देखिए आगे चल के इसमें सदस्य, भाई यहाँ भी जो आया अनुशीलन समिति, उसमें भी ये सब सदस्य थे। ठीक, प्रमथ तो वही हो गए, चित्तरंजन दास आ गए जो उस समय युवा थे। चित्तरंजन दास, सीआर दास वही हैं जो बाद में आगे चल करके उदारवादी हो गए और गांधी जी के अनुयायी भी बुद्ध जी के अनुसार चुकी रहा। ठीक है, देखिए और अब इसमें सदस्य कौन है, इसे निकाल दे रहे हैं। ठीक, आगे चलकर कुछ और लोग इससे जुड़ते हैं, जैसे वरेंद्र नाथ घोष। अब वरेंद्र नाथ घोष कौन है, बात ये आती है, ये वही वरेंद्र नाथ घोष हैं जो अरविंद घोष, जिनकी हम लोग बात करते थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। ठीक, उनके भाई, अरविंद घोष के भाई। ठीक, वरेंद्र नाथ घोष। ठीक, फिर भूपेंद्र नाथ दत्त। दोनों महान व्यक्तियों के भाई हैं। अब भूपेंद्र नाथ ये हुए अरविंद घोष के भाई। ठीक, ये हुए नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ विवेकानंद। विवेकानंद के भाई। ये दोनों लोग भी बाद में व्यायामशाला से जुड़ते हैं। ये चीजें हैं। अब अगर ऐसे लोग जो महान व्यक्तियों के भाई हो, तो महानता तो इनमें भी कुछ न कुछ होगी, संस्कार तो इनमें भी उसी परिवार के मिले हुए हैं जिस परिवार के संस्कार अरविंद घोष को और विवेकानंद को मिले थे, तो इनको भी तो वही संस्कार होगा। राष्ट्र के लिए कार्य करना है, क्रांति कुछ भी हो, कार्य कुछ भी हो, बस अगर भाई ने नाम किया तो छोटे को भी नाम करना है, ताकि उसे भी लोग जान सके। ठीक, तो ये चीजें हुई। अंत में 1907 में इसी व्यायामशाला का पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन होकर के यही व्यायामशाला अनुशीलन समिति बनती है। ठीक है, देखिए अब अनुशीलन समिति क्यों बनी, सबसे बड़ी बात तो इस पे है। एक महान कवि हुए बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके भी लेख जो है वो क्रांतिकारी विचारधारा से। तो जो युवा थे उन्होंने कहा कि हम लोगों को इन्हीं के राह पर चलना है। और अगर हम किसी व्यक्ति को आदर्श मान करके उसके राह पर चल दें, तो उस कार्य को हम लोग एक शब्द अगर देना हो तो उसे कहते हैं अनुशीलन। ठीक है, यानी दूसरे के कार्यों का अनुकरण करना। तो इनके नाम पर ये आदर्श माने गए, इसलिए इसका नाम अनुशीलन समिति पड़ा। और अब चालू हुआ अपने अनुशीलन समिति का प्रचार। ठीक, कैसे किया जाए भाई,
अब प्रचार करेंगे तभी तो वो लोग जुड़ेंगे, प्रचार नहीं करेंगे तो जुड़ेंगे कहाँ से। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी था प्रचार करना। ठीक, जैसे मोदी जी अपना इतना ज्यादा प्रचार करते हैं, एक से एक न्यूज चैनल पे आता रहता है ना। कहीं मोदी जी क्या क्या बने रहते हैं, क्या चीज है, मन की बात होती रहती है, तन की बात होती रहती है, पता नहीं क्या होती है। लेकिन आज के समय में प्रचार ज्यादा जरूरी है। कार्य कुछ भी ना करो, लेकिन फोटो जरूर पहले खिंचवा लो। आज यही कहते हैं, राजनीति भी यही कहती है, कार्य कुछ मत करो, कार्य दूसरा कर रहा है, लेकिन आप क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच जाओ। ठीक, देखिए क्रांतिकारी लेख। अब इसके सदस्य जो थे उन्होंने चालू किया क्रांतिकारी लेख लिखना, प्रकाशित होना शुरू हुआ। ठीक, यानी क्रांतिकारी लेखों का प्रसार, सॉरी, क्रांतिकारी लेखों का प्रचार शुरू किया। क्रांतिकारी लेख लिखना, लोगों के बीच में उसको पहुंचाना, ताकि लोग उस समय की परिस्थिति से वाकिफ हो सकें और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव भरा जा सके। और जब उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव भरा जाएगा तो उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी भरेगी, और राष्ट्र प्रेम की भावना जब भरती है तब वो व्यक्ति भी उत्साह में आकर के राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर वह अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाएगा। और अनुशीलन समिति को ऐसे ही लोग चाहिए थे जो देश के हित में, देश के लिए जान देने की भी कुव्वत रखते हो। ठीक है, ऐसे लोग चाहिए। अब देखिए प्रचार के लिए क्या किया, अरविंद घोष वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। ठीक, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है, दूसरा भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका प्रकाशित चालू की। ठीक, बंध बांधव उपाध्याय, इन्होंने संध्या नामक पत्रिका चालू कर दी। ठीक, अब इन सभी पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजों के प्रति भड़ास थी। भाई ऑलरेडी जनता के बीच में था ही, अंग्रेजों की हर नीति का प्रकाशन होता था, क्रांतिकारी लेख लिखे जाते थे, लोगों को योजना बताई जाती थी कि फला अधिकारी ने ये चीजें किया तो इसको क्या दंड होना चाहिए, अगर किसी को कुवत हो तो उसको वो दंड दे करके दिखाए। ये सारी चीजें एक से एक बात, यानी लेखों के माध्यम से पब्लिक को अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ भड़काने की नीति। कारण क्या था, अंग्रेजी नीतियां भी वही होती थी, अंग्रेज भी भारतीयों को बड़ी हीन भावना से देखते थे, उनकी नीतियां भी भारतीयों के लिए हमेशा विरोध की होती थी। तो जब अंग्रेजों की नीतियां ऐसी हैं तो फिर उनके खिलाफ भारतीयों को क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता था, किया जा सकता था। यहाँ पर वह भी यही इन लेखों के माध्यम से वो सारी चीजें की गई। अब ये तो पत्र पत्रिका, अब देखिए कुछ किताबें हैं, जैसे बरिंद्र घोष की भवानी मंदिर, सब वही चीज है, वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, भवानी मंदिर। ठीक है, 1905 में प्रकाशित। ठीक, और इस भवानी मंदिर में लोगों से या युवाओं से एक अपील थी, पहली बार बंगाल में जो आई, इसमें यह कहा गया कि एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जाए।
बनाने के लिए अपील की गई थी। देखिए, बरीन्द्र घोष यानी सबसे पहले क्रांतिकारी संगठन के निर्माण की बात बरीन्द्र घोष करते हैं। इसमें ये कहते हैं, अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में इनका कहना था कि बंगाल में या राष्ट्र में, भारत में अगर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होना है तो जरूरी है उसके लिए क्रांतिकारी संगठन बनाने की। अगर क्रांतिकारी संगठन बना सकते हैं तो फिर अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा, इसमें वर्तमान रणनीति की बात की इसमें, ठीक। शिफ्ट डिजाइन, एक पार्टी की बात की। वर्तमान रणनीति इन्हीं की किताब है दूसरी, ठीक है। पार्टी मणिकतुल्ला नामक स्थान पर। बरीन्द्र घोष की चीज, ये तो बुक आई, बुक में इस सब चीज की चर्चा की, वर्तमान रणनीति भी है कि कैसे किया जाए, और इन सब पर बात करने के लिए पार्टी मणिकतुल्ला एक स्थान था कलकत्ता में, वहां बुलाई गई। और वहीं पर भाई बाद में मणिकतुल्ला केस भी आता है जिसमें बहुत से क्रांतिकारी पकड़े भी जाते हैं। इन्होंने इसका अपना केंद्र भी बनाया था अनुच्छेदन समिति का, ठीक है। तो वो अलग बात थी, यहाँ दिया गया और फिर ये क्रांतिकारी है। अब जो वर्तमान रणनीति दी उसमें देखते हैं क्या क्या इनका उद्देश्य था और कैसे ये बताते हैं, ठीक है। इसमें तख्ता पलट का प्रयास किया गया, प्रयास करने की बात की गई कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसे तख्ता पलटा जाए और अंग्रेजों को हटा करके भारतीयों की सरकार स्थापित हो जाए, भारतीयों द्वारा शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। तो तख्ता पलट जैसे अब इस समय भी होता है, बहुत से तानाशाही देशों में एक बार हुए भी कुछ समय पहले, कई जगहों पर हुआ, पब्लिक ने तख्ता पलट किया, तानाशाह हटाए गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था वहां पर स्थापित हुई, ये चीजें हुई। तो भारत में भी इन लोगों का ये था। इन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए छह सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किए। देखिए, छह सूत्री कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम पर अगर चलते हैं तो क्या उद्देश्य कि अंग्रेजों को हम भारत से भगा ले जाएंगे। क्या बात थी उस समय ये है क्रांतिकारियों का, जिसमें युवा ज्यादा है, बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग कांग्रेस के नेताओं का ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं था। वो तो क्या कह रहे, बस अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहो, अंग्रेजों से कहते रहो मुझे फलानी चीज चाहिए, मुझे फलानी चीज चाहिए। अंग्रेजों को जब लगेगा कि उस चीज का हम सही सदुपयोग कर सकते हैं तब वो स्वतः दे देंगे। बड़े भले मानुष है, बहुत अच्छा, इनसे ज्यादा अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक, तो हम पहले ये देखें कि वो छह सूत्रीय मांग क्या थी। पहला, इसमें ये कहा गया कि प्रेस के माध्यम से जो शिक्षित भारतीय हैं उनमें अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना भरी जाए। पहला, प्रेस के माध्यम से शिक्षित भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा भरी जाए। पहला, ये अच्छी बात है भाई, जो शिक्षित भारतीय अगर उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव आता है तो स्वाभाविक है कि वो शिक्षित भारतीय अपने साथ बहुत से ऐसे लोगों को भी जोड़ लेंगे, बहुत से ऐसे लोगों के मन में भी घृणा भाव भर देंगे जिनमें शिक्षा का अभाव हो। इसलिए पहले हम शिक्षित भारतीयों को टारगेट करें। शिक्षित भारतीय अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वह सामान्य जनता को नेतृत्व भी प्रदान कर सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो जनाधार भी हमारा काफी बढ़ सकता है। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा,
ये कहा गया कि जो शहीद हो गए, जो भी इन मूवमेंट में शहीद हो गए, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ किसी कारण से या और भी कारण से, ज्यादातर अंग्रेजों के खिलाफ जो शहीद हुए हैं, उनकी जीवनी को, शहीद लोगों की जीवनी को नाटक के माध्यम से लोगों के सामने लाया जाए। ठीक है, भारतीय इतिहास लेखन में यह कमी रह गई कि भारतीय इतिहास लेखन में क्षेत्रीय इतिहास को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, जबकि क्षेत्रीय इतिहास में ऐसे ऐसे वीर पड़े हैं जिन पर कोई शोध ही नहीं हुआ, सिर्फ इस समय लोग चर्चा के विषय हैं। कभी कभी चर्चा हो गई लोगों में तो वो कहते नहीं नहीं बड़े बहादुर थे, अंग्रेजों से 36 लड़ाई लड़ी, ये सारी चीजें उन पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं हुआ, उनको कहीं ना कहीं उपेक्षित किया गया। उस पर लेख होने चाहिए थे, उस पर वर्क होना चाहिए था अभी भी। तो आप क्षेत्रीय इतिहास को धीरे धीरे यूजीसी भी बढ़ावा दे रही है, यूनिवर्सिटियां भी बढ़ावा दे रही है, तो उस पर कुछ अच्छा होगा, अच्छे अच्छे लोग उभर कर सामने आएंगे। यहाँ पर क्या था कि ऐसे शहीद लोग, ये क्षेत्रीय भी हो सकते थे, बहुत से क्षेत्रीय हो सकते थे जिनकी कहानियां लोकोक्तियां होती, लोक प्रचलित होती, लोगों के बीच में होती, इतिहास का विषय नहीं होता, क्योंकि इतिहास पे तो वर्क ही नहीं हुआ। ठीक है, इतिहास के द्वारा उन पर वर्क किया जाता तो इतिहास में सम्मिलित होते। इतिहास तो सिर्फ फोकस किया गया कुछ लोगों को लेकर के, उन्होंने ही खाली आजादी दिला दी। पूरा इतिहास उसी एक दो वंश खानदान के इर्द गिर्द घूमता रहा, क्योंकि लेखन उसी हिसाब से करवाया गया, इतिहास में शोध इत्यादि भी उसी हिसाब से हुए। चाटुकारिता तो भारतीयों में पहले से ही आ गई थी, इसी तो विवेकानंद इत्यादि कहते हैं सरस्वती कि चाटुकारिता करो ठीक है, लेकिन चाटुकारिता करते करते इतना नीचे ना गिर जाओ कि तुम अपनी संस्कृति को ही भूल जाओ। तो वहां तो अंग्रेजों की बात हो रही थी, बाद में किसी एक वंश की चाटुकारिता मात्र रह गई, इतिहास लेखक भी वही करते नजर। तो इसीलिए क्षेत्रीय इतिहास नदारद मिलता है। बहुत से लोग, बहुत से स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति, बहुत से आंदोलनकारी, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दे दी, वो आज इतिहास में उपेक्षित हैं। ईश्वर करेगा तो बहुत जल्दी वो सबके सामने आएंगे। ठीक है, आगे देखिए थर्ड, नवयुवकों की भर्ती की जाए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड था नवयुवकों की भर्ती, और इन नवयुवकों को प्रेरित किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। भाई युवा जितना रहेगा उसमें चीजें जल्दी समझते, उसके दिमाग को हम जल्दी मोटिवेट कर सकते हैं किसी घटना के लिए। बुजुर्ग आदमी बड़ा टाइम पाए करने लगता है, युवा क्या है, फॉरवर्ड होता है, उसको एक चीज समझाओ वो उधर चल देगा। ठीक है, तो यहां पर ये बात हुई। ठीक, दूसरा नेक्स्ट, जगह जगह पर जुलूस, हड़ताल, तालाबंदी और जन आंदोलन, इत्यादि किए जाएं। क्यों? इनका उद्देश्य ये था कि अगर हम ये सारी चीजें गुप्त रूप से करते हैं तो अंग्रेजों को इसके विषय में जितनी जल्दी पता चलेगा, प्रतिक्रिया भी उतनी जल्दी आएगी। तो अगर हम लोग जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करवाते रहते हैं, तालाबंदी होती है, जन आंदोलन होती रहती है लगातार, तो अंग्रेजों का संपूर्ण फोकस यही बना रहेगा और हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों पर उनका फोकस नहीं हो सकता, और हमें आगे बढ़ने के लिए एक टाइम मिल जाएगा जिसे हम अच्छे से संभाल सकते हैं उस टाइम को। ठीक है, एक ये उद्देश्य इन्होंने दिया कि ये चीज करवाते रहो, लगातार ये सब करवाते रहो ताकि चीजें सही हो सकती है। नेक्स्ट, नए नए हथियार प्राप्त किए जाए। देखिए, वर्तमान रणनीति क्या रणनीति है, और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए।
एक तो नए हथियार प्राप्त करो और ऊपर से बम बनाने, हथियार बनाने प्रशिक्षण दिलवाओ कार्यकर्ताओं को, ताकि ये लोग बाहर जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत के लिए कुछ कार्य कर सके। क्रांतिकारी मूवमेंट के लिए हथियार बहुत मात्रा में इकट्ठा किया जा सके, जिसका अभी अभाव था। तख्ता पलट नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा हथियार नहीं था कि तख्ता पलट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट, चंदे आबलिक डकैती के माध्यम से पूंजी एकत्रित किया जाए। क्योंकि मूवमेंट चलाना है तो उसके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है। बिना पैसे के, बिना पूंजी के कोई भी मूवमेंट रन नहीं करता है। तो यहाँ ये कहा गया कि चंदा मांगो लोगों से, डकैती डालो सरकारी धन का, महाजन सेठ है अत्यंत को भी लूटो, और जब पूंजी मिल जाए तो उस पूंजी को इन्हीं कार्यों में नियोजित कर दो। प्रेस में चीजें दो, नवयुवकों की भर्ती यानी प्रचार में दो, हथियार इकट्ठा करने में, बाहर से खरीदने में इत्यादि दो, जुलूस हड़ताल जो कर रहे हैं उसमें जो खर्चा है वो सारी चीजें, यानी किसी तरीके से पूंजी का प्रवाह बना रहे, पूंजी आती रहे, वो माध्यम कुछ भी हो बस आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ गुप्त उद्देश्य रखे गए। ये सभी सदस्यों के लिए था कि जान जाओ ऐसा ऐसा करना है। गुप्त उद्देश्य रखा गया कि जो भी दुष्ट अंग्रेज अधिकारी हैं, इन दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की जाए। होते हैं जिनमें कुछ मानवता की ज्यादा कमी होती है। यहाँ बात तो ऐसे ही अधिकारियों की हो रही थी कि जिनमें मानवता की कमी हो, जिनमें दुष्टता कूट कूट कर भरी हो, ऐसे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाए। अगर ऐसे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा? दूसरे दुष्ट अंग्रेज अधिकारी दुष्टता करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि उन्होंने भी दुष्टता की थी। कहां गए? अल्लाह मियां के पास। हम भी अगर दुष्टता करते हैं तो जीवन का कोई संजोग नहीं है, कितनी जल्दी समाप्त होगा, भारत में ही समाप्त होगा या इंग्लैंड जाने के बाद समाप्त होगा, कुछ भी हो सकता था। इसलिए दुष्टता करने से वो सभी बचते। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति 1905। इसका गठन, ये शायद 7 नहीं 4 है। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति 1905। ठीक, इसका जो गठन था वो पीपी के द्वारा किया गया। पीपी से प्रमथ और पुलिनदास, ये दो लोग गठन करने वाले, ये दो लोग थे। तो ढाका अनुशीलन समिति 1905 में पीपी के द्वारा, पीपी मतलब प्रमथनाथ मित्र और पुलिनदास, इन दोनों लोगों ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र महिला सदस्य, और सभी पुरुष थे, सिर्फ एक महिला सदस्य थी, नाम था सिस्टर निवेदिता। ये भी यूरोपियन थी, सोचिए ये भी यूरोपियन थी। बाद में अनुशीलन समिति ज्वाइन किया, लोगों के संपर्क में आई और स्वयं को हिंदू घोषित कर लिया, नाम पड़ा सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो इनके विषय में बड़ी कहानी है।
तो वो यहाँ इस ज्यादा नहीं है। ठीक है, युगांतर पत्रिका ठीक, देखिए यही युगांतर पत्रिका के संस्थापक सदस्यों में बरेंद्र घोष थे। इन्होंने ही आगे चलकर इसी नाम पर युगांतर समिति बनाई। बरेंद्र घोष, ठीक है, तो युगांतर समिति हो गई। अब अनुशीलन समिति के ही अधीन तो रहेंगे भाई, अनुशीलन समिति बन गई, उसी के सदस्य बरेंद्र घोष। बाद में इन्होंने युगांतर पत्रिका चलाई, युगांतर पत्रिका के ही नाम पर इन्होंने युगांतर समिति कर दी। यानी इसमें कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो कुछ भी कर सकते हैं। इसके दो सदस्य थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक, इसी युगांतर पत्रिका के इन दोनों बच्चों ने, जिनकी उम्र मात्र 17-18 वर्ष थी, इन्होंने ही आगे चलकर मुजफ्फरपुर बम कांड, जो भारत का पहला बम कांड है, ठीक है, उसको क्रियान्वित। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 टाइम। ठीक, हुआ क्या इसमें, इसे पहले भारत का पहला बम कांड भी कहते हैं। हुआ क्या था कि मुजफ्फरपुर में जो जिला जज थी, ठीक है, उस समय थे, उससे पूर्व वो डीएम था। कहते हैं जिस समय वो डीएम था उस समय क्रूरता उसमें घोर घोर एकदम से, मतलब कूट कूट के भरी हुई थी बंदे में, और छोटी सी छोटी गलतियों के लिए भी वो बहुत बड़ी सजा देता था। सरकार को उसमें पता नहीं क्या ऐसा कुछ दिख गया, उसको लगा होगा ब्रिटिश कानूनों का बड़ी सख्ती से पालन करवाता है, जो भी लगा हो। तो जब सरकार को उसके विषय में कुछ अच्छा लगा तो सरकार ने कहा क्यों ना प्रमोट कर दें, तो उसका प्रमोशन हो गया जिला जज पर, न्यायाधीश बन गया। तो जब न्यायाधीश बना तब जो क्रांतिकारी थे उनको लगा कि जब डीएम था, न्यायिक पावर नहीं थी इसमें, मृत्युदंड देने की क्षमता नहीं थी, तब तो ये इतनी बड़ी बड़ी सजा देता था। अब तो न्यायाधीश हो गया है तो छोटी छोटी गलती के लिए मौत की सजा दे देगा, इसके लिए कानून माने नहीं रखता है। तो ऐसे में जैसे ही बना तो अब सरकार को भी एक चेतावनी थी और किंग्सफोर्ड को भी एक चेतावनी थी कि अगर किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी जाए तो सरकार के भी दिमाग में एक बात जाएगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन ना किया जाए, उसे महत्वपूर्ण पद पर ना बैठाया जाए जिसमें उस पद पर बैठने की योग्यता ही ना हो। पहला तो सरकार को चेतावनी, दूसरी किंग्सफोर्ड की हत्या से उन सभी अधिकारियों को एक चेतावनी मिलती जो अधिकारी छोटी गलती के लिए भी बड़ी सजा देते थे, स्वयं को संविधान या कानून या नियमों से ऊपर मान लेते थे, स्वयं को ईश्वर मान लेते थे कि मेरे मुख से निकली हुई प्रत्येक वाणी सही है, मैं जो कहूं वही सही है। ऐसे भी अधिकारी रहे होंगे। ठीक है, तो एक प्लान बनाया गया युगांतर समिति के द्वारा कि क्यों ना इन दोनों की हत्या कर दी जाए। प्लान भी बना। अब इस प्लान को क्रियान्वित करने का काम, पहले ये लिख लो, भारत का पहला बम कांड। ठीक, भारत का पहला बम कांड। इससे पहले अंग्रेजों के ऊपर बम नहीं मारा गया था, यही बम बना और बम चला भी। अब चला कैसे चला देखो, मुजफ्फरपुर के डीएम थे किंग्सफोर्ड। ठीक, किंग्सफोर्ड, इनके विषय में यह कहा जाता था बड़े क्रूर व्यक्ति थे, दया भाव इनमें नहीं थी और भारतीयों को छोटी छोटी गलती के लिए भी
बड़ी सजा दिया करते थे। अब भैया 2 रुपए की चोरी हो, 50 कोड़ा मार दिया जाए कि बंदा मर जाए, 5 रुपए की चोरी किया मौत की सजा सुना दो, तो ये तो न्याय नहीं हुआ। ये तो न्याय नहीं हुआ। तो अगर ये न्याय नहीं हुआ तो फिर आपको न्यायिक पावर कैसे दे दिया जाए, जब पूर्व में ही आप अच्छा न्याय नहीं कर रहे थे। तो अगर आप पूर्व में अच्छा न्याय नहीं कर रहे थे तो आपको न्यायिक पावर नहीं देना चाहिए था। यदि आपको न्यायिक पावर दिया गया तो इस सरकार की गलती थी, सरकार को चेतावनी देनी चाहिए थी ऐसी स्थिति में। ठीक, इसलिए किंग्सफोर्ड को जब न्यायाधीश बनाया गया तो किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई गई। किसके द्वारा? युगांतर समिति के द्वारा। कि किंग्सफोर्ड को कैसे अल्लाह मियां के पास पहुंचाया जाए, कि वहीं जाए, सजा जो भी देना है वो सब वहीं देते रहे। ठीक, अब इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, दो व्यक्ति, कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दो लोग सामने आए, जिनमें से प्रफुल्ल चाकी की उम्र मात्र 17 वर्ष और खुदीराम बोस 18 वर्ष, यानी हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन भी नहीं किया होगा। अभी मोछ सही से नहीं आई होगी, दाढ़ी सही से नहीं आ रही होगी, उसके बाद इतना बड़ा केस। ये भी जानते हैं कि पकड़े गए, असफल हुए तो मौत की सजा मिलनी है, सफल भी हुए, पकड़े गए, मौत की सजा मिलनी है, फिर भी बलिदान होने के लिए तैयार। अब आज के युवा तो इस एज में क्या कर रहे हैं? फोन लिए, या तो गेम खेल रहे हैं, नहीं तो रात में ऊँआ कर रहे हैं, और कोई नो काम नहीं। ठीक है, देश के विषय में कोनो सोचना नहीं है, सिर्फ कमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जिनसे राजनीतिक बात करो तो कहते हैं अरे हमको इस सबसे का लेना देना, हमको इनसे मतलब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या कौन सा है फायर खेलना? ठीक है, तो अलग बात है। उस समय एक अलग बात थी, उस समय की कंडीशन ऐसी थी कि लोगों में ऐसी भावनाएं बचपन से ही आ जाती थी। आज वो कंडीशन नहीं है कि लोगों में ऐसी शांति है देश में, इसीलिए वो भावना भी नहीं आती। अगर ये शांति ना होती, वही समय होता, तो आज भी लोग लतियाए जाते, तो वो स्वतः ही अपने आप वो भावना आ जाती। ठीक है, ये चीज रहती। ठीक, आगे देखिए क्या हुआ। इन दोनों लोगों ने किंग्सफोर्ड 1908 में किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड की बग्घी बम फेंका, लेकिन दिक्कत हो गई, बग्घी बदल गई थी। किंग्सफोर्ड उस बग्घी में था ही नहीं, उस बग्घी में मिस कैनेडी थी और इनकी पुत्री थी। कहते हैं इसमें दोनों की मृत्यु हो जाती। ये मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्रियां थी। ये वो मिस्टर कैनेडी हैं जिनमें भारतीयों के लिए कुछ न कुछ दया भाव होता था। हम लोग बात कर रहे थे कि जब किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, तो उसमें हुआ क्या कि बम जो है वो किंग्सफोर्ड जिस बग्घी में बैठा था उस पे न गिर के मिस कैनेडी और इनकी पुत्री के बग्घी पर गिरा, जिसमें इन दोनों की हत्या हो गई। मिस कैनेडी के पति मिस्टर कैनेडी जो थे, इनके विषय में यह कहा जाता है कि ये बड़े उदार थे भारतीयों के प्रति, और भारतीय लोगों के प्रति इनमें एक लगाव था, और इसी लगाव के कारण इन दोनों लोगों को और फिर युगांतर समिति के सदस्यों को बड़ा आत्मग्लानि महसूस होता है कि बड़ी गलती हुई, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को सजा मिली है
जो व्यक्ति हमारे प्रति लगाव रखता था, उदार था, ठीक है, लेकिन फिर भी स्थिति ये हुई, ये घटना तो घटी गई थी। मिस्टर किंग्सफोर्ड बच गए थे और बच जाने के पश्चात किंग्सफोर्ड और ज्यादा आक्रामक होंगे। अब जब बच गए तो किंग्सफोर्ड ने तुरंत घटना की जांच करवाई। जो लोग इसमें संलिप्त थे, पुलिस उनके पीछे लग गई और अंत में प्रफुल्ल चाकी पुलिस से घिर जाते हैं। और जब ये पुलिस से घिर गए तो प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। ठीक, अब बचे कौन? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस पकड़े गए। ये गिरफ्तार होते हैं और मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी जाती है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले ये व्यक्ति हैं और यहां पर इन्हें ये फांसी की सजा मिली। ठीक, इन्हें ये फांसी की सजा जब मिलती है तो फिर चीजें खत्म होती हैं और मुजफ्फरपुर बम कांड जो है, इसके गुनहगार या किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करने वाले ये दोनों बच्चे, जिनकी उम्र बहुत कम, दोनों की मृत्यु होती है, मारे जाते हैं। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने तो स्वयं को मार लिया, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करने के बाद फांसी दे दी गई इतनी कम उम्र में, जबकि इन्हें ऐसा नहीं चाहिए था। ठीक है, एक घटना थी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट घटना हम लोग आते हैं। दूसरा अलीपुर षड्यंत्र कांड। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड, अलीपुर षड्यंत्र कांड। ठीक है, समस्या क्या थी कि जब किंग्सफोर्ड वाली घटना हुई तो इससे ये हुआ सरकार के दिमाग में कि ये चीजें बहुत हैं, ये आगे और ज्यादा दिक्कत कर सकती है। तो ये हुआ कि ऐसी घटना में जितने भी लोग लिप्त हों उन सबको ढूंढ निकाला जाए। और जब ऐसी बात आ गई कि सबको ढूंढ निकाला जाए, उसके बाद फिर सजा का प्रावधान किया जाए, तो उसके लिए अब छापेमारी शुरू होती है। ठीक है, तो इसके लिए कलकत्ता में छापा मारा गया। ठीक, एक बिल्डिंग थी मानिक तल्ला। कलकत्ता में एक बिल्डिंग है मालिक तल्ला, यहां पर छापा मारा गया और इस छापे में 34 लोग गिरफ्तार किए गए। संख्या काफी थी। ये सभी वो लोग हैं जो क्रांतिकारी हैं, भविष्य में किसी न किसी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं या दे सकते हैं। क्या ऐसे लोग थे, क्योंकि सरकार को क्या पता है कौन से हैं, लेकिन संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया, चीजें भी आई। तो हुआ क्या, यहां पर तलाशी ली गई। भाई अगर छापा पड़ रहा है तो तलाशी तो ली ही जाएगी। ये घटना कब हुई? किंग्सफोर्ड के की हत्या के प्रयास के बाद। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद ये चीजें हुई। मानिकतल्ला जो कि क्रांतिकारियों का मुख्यालय था, या वहीं पर सारी रणनीतियां बनती थी, वहीं पर इनके अस्त्र शस्त्र गोला बारूद रखे जाते थे, वहां पर पुलिस ने छापा मारा। छापा के बाद 34 लोग गिरफ्तार किए गए। इन गिरफ्तार लोगों में अरविंद घोष और बरीन्द्र घोष भी थे। ठीक है, गिरफ्तार लोगों में अरविंद घोष व बरीन्द्र घोष भी थे।
दोनों लोग। ठीक, अब समस्या ये हुई कि सरकार ने इन 34 लोगों पर दबाव बनाया, इन सभी ने, कि कोई एक व्यक्ति तो सरकारी गवाह बने, ताकि ये तो सिद्ध हो सके कि इन 34 लोगों में या यहीं पर किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई गई थी। और इनमें एक व्यक्ति मिल गया, नरेंद्र गोसाई, और ये डर के मारे, इतना डराया था अंग्रेजों ने कि ये सरकारी गवाह बन गए। अब अगर एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया तो स्वाभाविक है कि इसकी गवाही को सच माना जाएगा और अंग्रेजों को इन सभी को दंड देने का कोई ना कोई बहाना तो मिल ही जाएगा। ठीक, अब सत्येंद्र नाथ बसु, कन्हैया लाल, अरविंद व वरेंद्र, कन्हैया लाल ने, ये दो लोग, इन दोनों लोगों ने अरविंद घोष व वरेंद्र घोष को बचाने के लिए कोर्ट में ही नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। सोचिए कितने हिम्मती रहे होंगे, अपनी जान की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, कोर्ट रूम में ही सरकारी गवाह की हत्या कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण नहीं चाहिए था, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए था जो विभीषण का कार्य करता। एक डर होना चाहिए भारतीयों के बीच में भी कि अगर अंग्रेजों ने डरा करके तुमको अपना सरकारी गवाह बनाया है तो गवाह बनने के बाद भी तुम जीवित नहीं बचोगे। ये चीजें, और जब गोसाई की हत्या कर दी गई तो तुरंत इन दोनों लोगों को 1908 में फांसी दे दी गई। अब इन सबको जब फांसी दे दी गई तो दूसरों के साथ क्या किए थे, क्योंकि अब इनकी हत्या में केवल ये दो लोग तो खुलेआम थे, लेकिन षड्यंत्र में शामिल तो सब रहे होंगे, और अगर षड्यंत्र में शामिल सब हैं तो फांसी की सजा भी तो सबको चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अन्य सभी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। यानी स्थिति एकदम परिवर्तित, सजा मिलेगी वो चाहे जो हो। ठीक, अब यहां देखिए क्या हुआ। अब समस्या ये था कि इस आजीवन कारावास में अरविंद और वरेंद्र भी थे, और इन दोनों को रिहा जरूर होना चाहिए था, क्योंकि सब ये जानते थे कि अगर ये दोनों रिहा नहीं हुए तो इनकी रिहाई के बिना यह क्रांतिकारी मूवमेंट शांत हो जाता। तो अगर क्रांतिकारी मूवमेंट को बचाए रखना है, इसकी उत्तरोत्तर प्रगति करते रहना है, तो अरविंद घोष जैसे व्यक्ति को बाहर रहना चाहिए। इसलिए सीआर दास ने अरविंद घोष को रिहा करवा लिया। बड़े केस ओस लड़े, काफी प्रयास किया, अंत में सीआर दास वकील थी, इनके तर्क इतने अच्छे आए कि अरविंद घोष रिहा हो गए। सोचिए, अब रिहा होने के बाद अरविंद घोष को बड़ी आत्मग्लानि हुई। पंडित चेहरे वाले वही है, अरविंदो आश्रम, ठीक है, बड़ी आत्मग्लानि हुई। इन्होंने कहा बताओ मेरे सभी साथी तो आजीवन कारावास और फांसी हो गई, मैं रिहा होकर क्या करूं। कहते यहीं पर जब अरविंद घोष रिहा हुई तो आत्मज्ञान इनको इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने सक्रिय राजनीति से या क्रांतिकारी गतिविधियों से संन्यास ले लिया।
ठीक। और संन्यास लेने के बाद स्वयं संन्यास धारण कर लिया। और हो गए महात्मा। संन्यास धारण करने के बाद हो गए महात्मा। क्योंकि इस बीच में इन्हें जेल की भी सजा हुई थी उस दिन। जब हुई, केस चला, उसके बाद रिहा हुए। तो जब जेल में थे उसी समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम था कर्म योगी। ये पूछा जा सकता है किसकी पुस्तक है। ठीक, तो अरविंद घोष की पुस्तक कर्म योगी, ठीक, जेल में ही लिखी। बाद में जब वहां से रिहा हुए जेल इत्यादि से, तो इन्होंने पांडिचेरी में अराविले आश्रम, इसी को कहा गया अरविंदो आश्रम, बनाया 1915 में। और फिर यहीं रहने लगे। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई एक सन्यासी की तरह। आज भी ये है, पर्यटक स्थल है भारत सरकार के अधीन। ठीक है, और अच्छी जगह है। देखा तो नहीं मैंने, लेकिन जिन लोगों ने देखा है, जिनसे मुझे जानकारी मिली, बताते हैं काफी अच्छी जगह है। ठीक है, आगे हम लोग एक नए केस पर चलते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा हावड़ा षड्यंत्र केस। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था। जतीन्द्रनाथ बाघा जतिन, ठीक है, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, इन्होंने उस समय के हावड़ा के पुलिस कमिश्नर शमसुल हक की हत्या कर दी। कहते हैं शमसुल हक भी अंग्रेजों के बहुत बड़े चाटुकार थे। ज्यादातर अंग्रेजों की ही तरह इनका भी व्यवहार रहता था भारतीयों के साथ, बड़ा क्रूर व्यवहार था। और इनके इसी व्यवहार के कारण जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने, जो युगांधर समिति के संस्थापक थे, उन्होंने इनकी हत्या की। जतीन्द्र को बाघा जतिन, इनका एक उपनाम था बाघा जतिन। ठीक है, ये भी कहा जाता था। ठीक है, जो टीएसपी पुलिस कमिश्नर थे। कहते हैं ये जो हत्या की इन्होंने, इस हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला, ठीक, कि इन्होंने ही किया है। सबूत के अभाव में मात्र 1 वर्ष का कारावास हुआ। वास हुआ किसको? बाघा जतिन को। 1 वर्ष बाद रिहा हो गए। सभी क्रांतिकारी ये ऐसी ही घटना को अंजाम देना चाहते थे जिसका कोई सबूत ना मिले। और जब सबूत नहीं मिलेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगा घटना का, तो फिर दंड ऐसे ही मिलता। लेकिन समस्या क्या थी कि जैसे ही थोड़ा सा दबाव अंग्रेज बनाते थे, अपनों के ही बीच में, अपने ही बीच का कोई ना कोई बंदा गवाह का कार्य करने लगता था, जैसे नरेंद्र कुशवाहा। और जब अपने ही बीच का कोई बंदा गवाह के रूप में सामने आता था, तो समस्या यही आ जाती थी कि सजा फांसी भी होती थी, आजीवन कारावास भी होता था, 10-20 साल का भी कारावास होता था। और जो चाहते थे क्रांतिकारी, जिस प्रकार चाहते थे, उस चीज को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाए। इसीलिए अधिकतर घटनाओं में, इसको छोड़ दिया जाए तो, अधिकतर लोग पकड़े गए, उनको फांसी की सजा दी गई,
सबूतों के थोड़े बहुत अभाव में भी आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब ये हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सी घटना हुई। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली बम कांड। बम कांड 1911, घटना है 1911। ठीक, घटना नहीं 12 की, 11 नहीं 12। जब राजधानी परिवर्तन हुआ 1911 का के जो अधिवेशन था, सॉरी जो दिल्ली दरबार लगाया गया, उसमें बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया और एक नई घोषणा की गई कि जो कलकत्ता राजधानी है कलकत्ता नहीं रहेगी, बल्कि नई राजधानी दिल्ली होगी और राजधानी परिवर्तन किया गया। ये कहा गया कि 12 में वहां हस्तांतरण हो जाएगा राजधानी का। ये बताइए, उसी समय एक प्लान किया गया। जैसे ही राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, उसी समय एक प्लान क्रांतिकारियों के बीच में चलने लगा। वायसराय थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, और इनको मारने का प्लान, यानी वायसराय की ही हत्या की योजना बनाई गई। और इस हत्या को करने की योजना बनाने के लिए दो व्यक्ति आए, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल। सारी योजना जो थी रूपरेखा वो इन्होंने बनाई। सारी योजना की रूपरेखा, वो लोकेशन कैसे आएंगे, क्या जाएंगे, कहां से बम मारना है, क्या करना है, लोगों से मिलना है, कौन बम मारेगा, किस प्रकार मारेगा, बचने का तरीका, कैसे भागा जाएगा, सारी रूपरेखा इनकी थी। इन्होंने क्या किया, परिवर्तन होने से पहले ही देहरादून में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली, नौकरी करने लगे। ठीक, अब होता क्या था, क्लर्क की नौकरी करते थे, संडे छुट्टी रहता था। देहरादून से ही क्लर्क की नौकरी करते हुए ही अप डाउन करके इन्होंने दिल्ली से पूरी पूरी तैयारी कर डाली। करना कैसे है, किस प्रकार करना है, ये सारी तैयारी होगी। अब जब तैयारी हो गई तो घटना को अंजाम भी दिया जाएगा। अब जब घटना को अंजाम दिया जाएगा तो घटना अंजाम कैसे दिया जाए, तो इसके लिए उनको पंजाब से कुछ व्यक्ति मिले। पंजाब में भी क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा था, पंजाब में भी बहुत अच्छी चल स्थिति थी, क्रांतिकारियों की संख्या भी ठीक ठाक थी। तो वहां से कुछ लोग मिले जिनमें मास्टर अमीन चंद, मास्टर अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये चार लोग तैयार किए गए। बाकायदा इन्हीं चार लोगों को अब हार्डिंग की हत्या को मूर्त रूप प्रदान करने का पूरा प्लान करना था। कहते हैं रास बिहारी बोस ने ही देहरादून में ही बम इत्यादि सब डिजाइन किया, बनाया भी यहीं पर। पूरा गणित गुड़ा गणित जो भी था सब देहरादून में ही इन्होंने कर दिया। बम को पहुंचाने का काम भी इन्हीं का था और अंत में घटना को अंजाम भी देना था। ठीक, 23 दिसंबर 1912 को 1912 को हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक में
बम फेंका गया। कहते हैं कार में थे, तो हार्डिंग तो घायल हुआ लेकिन बच गए, जबकि आगे की गाड़ी पे 2 लोग मारे गए थे। देखिए, वायसराय पे हमला हो रहा है, यानी अब भारत में वायसराय भी सुरक्षित नहीं है। जब वायसराय को मारने का प्लान किया जा सकता है और उस हमले में वायसराय घायल हो सकता है, तो फिर दूसरे अंग्रेज अधिकारी सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी सुरक्षित नहीं रह सकते, तो फिर व्यवस्था कैसे चल सकती है? एक डर लोगों के मन में, अंग्रेजों के मन में आने लगा था कि भारतीयों के साथ उदारता के साथ पेश आओ। यदि उदारता के साथ पेश नहीं आते हैं, तो संभव है आप पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि वायसराय भी सुरक्षित नहीं है। वायसराय सुरक्षित नहीं है तो हमला किसी पर हो सकता था। भाई, इतना ज्यादा बड़ा करेजियस काम कर रहे हैं ये लोग, वायसराय मार दिया जा रहा है, राष्ट्रपति के ऊपर हमला हो जा रहा है, वो भी कहाँ? चांदनी चौक जैसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। जुलूस निकाल रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि कैसे हम दिल्ली आ रहे हैं। जब जुलूस निकाल रहे तो जुलूस के बीच से ही कोई भी बम मार सकता है। समस्या यही थी कि बम मारा, पहले फेंकने की प्रैक्टिस तो की गई थी कि दूरी कितनी रहेगी इनकी, वहां से बम उतनी दूर फेंक पाएंगे कि नहीं फेंक पाएंगे, लेकिन अभ्यास करना और उस अभ्यास को समय पर अंजाम देने में बड़ा फर्क होता है। हो सकता है थोड़े से दबाव में आ गए हों, अभ्यास में 50 मीटर तक बम फेंक ले जा रहे हों, लेकिन वहां जब चालू हुआ, आप घटना स्थल पर पहुंचे जहां आपको घटना को अंजाम देना था, तो हो सकता है दबाव इत्यादि में आकर के वो 50 मीटर का बम 40 से 45 में गिरा हो। और जब इतना ही गिरा, निशाना सटीक नहीं पड़ा, तो हार्डिंग बच गए, लेकिन 2 अन्य घायल ऊपर पहुंच गए। परिणाम स्वरूप इसे दिल्ली बमकांड कहा गया। इसमें 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ठीक, जितने लोग इसमें सम्मिलित थे, ठीक है, जैसे अमीनचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, इन लोगों को फांसी दी गई। ठीक, इनको फांसी दी गई, और जो दूसरे थे उनको आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन रास बिहारी बोस, जो मेन मास्टर था, जिन मास्टर प्लान किया था इन्होंने, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था, वो जापान भाग गए थे। अब समस्या ये थी कि जापान तो चले गए, अब जापान से प्रत्यर्पण संधि हो तब तो। जापान में बहुत गुप्त रहे, गुप्त रूप से। कहते हैं स्थिति ये थी कि बोझा ढोने का काम किया, कुली का काम किया, पल्लेदारी की इन्होंने, किसी तरीके से अपना खर्चा चलाया, होटल पर खाना परोसने का काम। बड़े ईमानदार छवि थे भाई, नैतिकता तो थी, काफी नैतिकता थी। तो जब इनके मालिक ने इनकी नैतिकता इत्यादि देखी और जापान भागे थे, तो ये बात ब्रिटेन को नहीं पता था, लेकिन इनकी खोज हो रही थी। भाई, इतना बड़ा काम करके गए तो खोजेगा तो भाई, इनकी खोज हो रही थी। बाद में पता चला कि जापान गए। तो जब जापान को पता चला, कि ब्रिटेन को पता चला कि ये जापान में निवास कर रहे हैं, उस समय तक इन्होंने क्या किया था कि जो होटल, जिस होटल मालिक के यहाँ काम कर रहे थे, उस होटल मालिक ने इनकी नैतिक चरित्र को देखा, इनके सोच विचार को देखा, और सब जब देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दिया, जिससे 2 या 3 बच्चे भी हुए। क्योंकि अब बेटी विवाह होने से इन्हें जापान की नागरिकता मिल गई थी।
उस होटल की संपत्ति मिल गई थी। अब तो किसी भी जापान के कानून में था कि जापान के किसी नागरिक को हम कहीं नहीं दे सकते। और जापान ने कहा जब मेरे यहाँ ये इतने दिन से रह रहे तो जो भारत के सबूत थे वो सारे मिट गए थे, तो इनका प्रत्यर्पण नहीं हुआ, ये लौट कर भी भारत नहीं आए। अंत में आजाद हिंद फौज INA, आजाद हिंद फौज के गठन में इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मदद दी। यानी 1945 तक गुप्त रहे, स्वयं को बचाए रखा, और इसका करने के बाद भी भारत की स्वतंत्रता के विषय में बंदा लगातार प्रयासरत रहा। जापान पहुंचने के बाद भी इन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, प्रयास इनका चलता रहा, और अंत में स्थिति ये आई। लेकिन हाँ, इन्होंने जो किया, जितना किया, वो बहुत कम है इनके सम्मान के प्रति। शायद हमको इनके विषय में और जानना चाहिए, राष्ट्र को इनके विषय में और चीजें करनी चाहिए। अपना जीवन दांव पर लगाया, अगर पकड़े जाते तो पक्का है इनको पहले बहुत मारा पीटा जाता, और फिर बाद में फांसी का अलावा और कोनो सजा नहीं थी इनकी। इतना ज्यादा खौरियाई हुई थी पूरी ब्रिटिश सरकार। भाई इतना बंदा देहरादून में नौकरी कर रहा है और दिल्ली में घटना अंजाम हो जा रही है, अंजाम देने पूरा प्लान कर रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार को इनके बारे में साल भर बाद पता चल पाया कि यहाँ दिल्ली देहरादून में काम करके दिल्ली में अंजाम देने वाले प्रमुख मास्टरमाइंड यही हैं। एक साल बाद पता चल पाया। इतनी जबरदस्त तैयारी इनकी। तो वो चीजें थी, वो उनकी सोच थी, उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। ठीक है, ये चीज यही खत्म होती है बंगाल का दिल्ली बम कांड। ठीक है, नेक्स्ट बम कांड हम अब हम लोग के पास जो बच रहा है टॉपिक, वो थोड़ा सा पंजाब बच रहा है, और फिर 25 के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रोशनलाल, इन लोगों का इतिहास बचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं, और आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। अगली क्लास में हम पुनः मिलते हैं। ठीक है, आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत